हेलो एंड वेलकम एवरीवन। अभी तक इस कोर्स में हमने जीएसटी का ओवरव्यू लिया है। हमने जीएसटी के बेसिक कॉन्सेप्ट समझे और अब हम इस कोर्स के थर्ड चैप्टर पर आ गए हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि जीएसटी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इस चैप्टर के खत्म होने पर आप सीखेंगे कि जीएसटी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस यानी कि फ़ायदे और नुकसान क्या क्या हैं। चलिए तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएसटी के एडवांटेजेस यानी कि फ़ायदे क्या क्या हैं। जीएसटी के बेनिफिट्स कुछ इस प्रकार हैं। जीएसटी टैक्स के कास्केडिंग इफेक्ट को खत्म करता है। जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन छोटे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। इससे रजिस्ट्रेशन लिमिट बढ़ती है। इसका सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है। जीएसटी में नंबर ऑफ कंप्लायंस कम रहते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेस है और ये लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी बढ़ाता है। आगे हम इन बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीएसटी टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करता है। आइए जानते हैं कैसे। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स पर टैक्स। जीएसटी एक ऑल इंक्लूसिव इनडायरेक्ट टैक्स है जो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक छत के नीचे ले आता है। जीएसटी टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करता है जो पहले था। आइए बेहतर समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जीएसटी लागू होने से पहले एक कंसल्टेंट आपसे उनकी सर्विस का 40,000 रुपया लेता था। अब आप इसमें 15% जोड़िए जिसकी रकम आती है 6,000। 40,000 मल्टीप्लाई बाई 15%। लेट अस अज्यूम कि बिजनेस कंसल्टेंट 20,000 के ऑफिस सप्लाई खरीदते हैं जिसमें 5% वैट अट्रैक्ट होता है। कैलकुलेटेड अमाउंट है 1,000, जिसका मतलब ये हुआ कि टोटल आउटपुट टैक्स जो बिजनेस कंसल्टेंट पे करेगा वो है 7,000। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस कंसल्टेंट को 1,000 के वैट पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा जिनसे उसने ऑफिस सप्लाई खरीदे थे, यानी कि टोटल टैक्स 7,000 पे करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि जीएसटी लागू होने के बाद इसी बिजनेस कंसल्टेंट को कितना पे करना पड़ेगा। बिजनेस कंसल्टेंट की फीस वही 40,000 है, लेकिन अब इस फीस पर 18% जीएसटी लगेगा, जो कि टोटल होगा 40,000 का 18% यानी कि ₹6,200। अब ये कंसल्टेंट ₹2,000 की ऑफिस सप्लाई खरीदता है, उसमें जीएसटी के थ्रू 5% का डिडक्शन मिलेगा यानी कि माइनस ₹1,000। इसका मतलब ये है कि बिजनेस कंसल्टेंट को फाइनल जीएसटी देना होगा सिर्फ ₹6,200, जबकि जीएसटी लागू होने से पहले उसे 7,000 देने पड़ रहे थे। इस तरह से जीएसटी टैक्स के कास्केडिंग इफेक्ट को एलिमिनेट करता है। हायर रजिस्ट्रेशन लिमिट। पुराने स्ट्रक्चर में अगर किसी भी बिजनेसमैन का टर्नओवर ₹5 लाख से ज़्यादा होता है तो वैट भरना ज़रूरी था। साथ ही अलग अलग स्टेट में ये लिमिट अलग थी और किसी भी सर्विस प्रोवाइडर के लिए सर्विस टैक्स में छूट थी अगर उनका टर्नओवर ₹10 लाख से कम है। जीएसटी के साथ ये लिमिट बढ़ाई गई है जो अब ₹20 लाख कर दी गई है। इसकी वजह से जो स्मॉल ट्रेडर्स या बिजनेसमैन हैं उन्हें अब छूट मिल जाती है। स्ट्रक्चर्ड स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसेस। विद जीएसटी जो छोटे बिजनेसेस हैं जिनका टर्नओवर 20 लाख से 75 लाख रुपए है वो कंपोजिशन स्कीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्कीम आपके टैक्सेस को कम करती है और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी देती है। कंपोजिशन स्कीम में जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं उन्हें कोई भी कठिन जीएसटी फॉर्मेलिटी में शामिल नहीं होना है और उनके टर्नओवर पर फिक्स जीएसटी भरना है। ये स्कीम उन्हीं पर लागू होती है जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है। कंपोजिशन स्कीम ने न केवल टैक्स को कम किया है बल्कि स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स के कंप्लायंस को भी इजी किया है। ऑनलाइन प्रोसीजर इज इजी। आइए जानते हैं कि जीएसटी को भरने के लिए ऑनलाइन प्रोसीजर क्या होता है और कितना इजी है। डीलर्स एंड सप्लायर्स के रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न्स भरने की सारी सर्विसेज ऑनलाइन की गई हैं और ये बहुत ही इजी है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेजेस फॉर स्टार्टअप बिजनेसेस, क्योंकि इन्हें पहले वैट से लेकर सर्विस टैक्स तक सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था, लेकिन अब सारा प्रोसीजर ऑनलाइन है और वो भी बिना किसी डिफ़िकल्टी के। इससे पहले स्टार्टअप बिजनेसेस के लिए पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉलो अप करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उन्हें डिफरेंट डिपार्टमेंट से फॉलो अप लेना पड़ता था और उसमें समय भी बहुत लगता था। ईज ऑफ कंप्लायंस। जीएसटी लागू होने से पहले वैट एंड सर्विस टैक्स के अपने कंप्लायंस और रिटर्न्स थे। इस टेबल में हमें ओल्ड रिटर्न फाइलिंग स्ट्रक्चर दिखाया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं एक्साइज के लिए रिटर्न हर महीने फाइल होता था। अगर सर्विस टैक्स की बात करें तो पार्टनरशिप फर्म के लिए क्वार्टरली और कंपनी के लिए मंथली रिटर्न फाइल करना होता है। हर एक स्टेट्स के लिए वैट अलग है। कुछ स्टेट्स में रिटर्न फाइल मंथली होने की रिक्वायरमेंट है। जीएसटी की शुरुआत के साथ ये काफ़ी सिंपल हो गया है और अब सिर्फ एक ही यूनिफाइड रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत है। इसलिए जितने भी रिटर्न फाइल किए गए हैं उनके नंबर्स में काफ़ी कमी आई है। जीएसटी के अंडर 11 रिटर्न हैं।
इनमें से 4 बेसिक रिटर्न हैं जो सभी टैक्सेबल इंडिविजुअल्स पर लागू होते हैं। आइए अब जानते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के लिए क्या प्रोसेस होते हैं। जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था तब ई कॉमर्स द्वारा जो भी गुड्स सप्लाई किए गए थे उन सब पर अलग वैट लॉ लागू थे। ऑनलाइन वेबसाइट के लिए वैट डिक्लेरेशन और डिलीवरी ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर देना ज़रूरी था, और अगर सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं हैं तो टैक्स अथॉरिटीज़ आपका सारा गुड्स सीज कर लेते थे। साथ ही कुछ स्टेट्स में आपको वैट रजिस्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अलग अलग लॉज के कारण ये पूरा स्ट्रक्चर काफ़ी कंफ्यूजिंग था और इसलिए अब ई कॉमर्स के लिए एक फिक्स्ड एंड फेवरेबल प्रोसेस की ज़रूरत थी। जीएसटी एक्ट में काफ़ी सरलता से ई कॉमर्स सेक्टर के प्रोविजंस को मेंशन किया गया है और पूरे इंडिया में लागू किया गया है, और इस तरह कॉम्प्लेक्सिटी कम करके पूरे सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लाई गई है। आइए अब समझते हैं कि जीएसटी के द्वारा लॉजिस्टिक्स की एफिशिएंसी को कैसे एनहेंस किया गया। जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था तो इंडस्ट्रीज के सारे स्टेट्स में कई जगह वेयरहाउस मेंटेन करने पड़ते थे ताकि इंटर स्टेट मूवमेंट्स में स्टेट एंट्री टैक्सेस ना लगें। ये सारे वेयरहाउस अपनी कैपेसिटी के नीचे काम करते थे जिससे ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाती थी। जीएसटी ने काफ़ी हद तक इंटर स्टेट मूवमेंट्स में होने वाली रेस्ट्रिक्शंस को कम किया और साथ ही ई कॉमर्स ऑपरेशंस को काफ़ी जगह पर वेयरहाउस ओपन करने की परमिशन दी है। इस प्रकार वेयरहाउस की जो भी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो जाती है। जीएसटी के साथ अब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स अपने एक्सपेंडिचर कॉस्ट को एलिमिनेट कर अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं। आइए देखते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर की रेगुलेशंस क्या क्या हैं। पहले टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड और फुल्ली रेगुलेटेड नहीं थे और इसलिए इन पर ना कोई अकाउंटेबिलिटी या रेगुलेशंस लागू थे। साथ ही कंप्लायंस के लिए कोई क्लियर प्रोविजन नहीं थे। जीएसटी के साथ पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन में बदलकर पेमेंट्स और कंप्लायंस को ऑर्गेनाइज्ड कर दिया गया है। एक सप्लायर क्रेडिट इनपुट तभी अवेल कर सकता है जब सप्लायर अमाउंट को एक्सेप्ट करता है। यह इंडस्ट्रीज पर ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी और रेगुलेशंस लाता है। आइए देखते हैं अब तक हमने क्या सीखा। द करेक्ट ऑप्शंस आर ए, बी एंड सी। जीएसटी eliminates the tax cascading effect. GST defines the standard regulation process for e-commerce operators. The process of GST from the registration of the dealer and suppliers to filing returns is done online. The correct option is B. 11 returns are applicable under GST. अब तक हमने GST के एडवांटेजेस समझे। अब GST के डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं कि GST के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। GST के डिसएडवांटेज ये हैं कि सॉफ्ट अपलोडिंग या परचेज करने की कॉस्ट ज़्यादा है, GST कंप्लायंट होना इजी नहीं है, ऑपरेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, नए टैक्स रिजीम को एडजस्ट करना आसान नहीं है, ऑनलाइन रिटर्न फाइल पे स्विच करना भी कई लोगों के लिए आसान काम नहीं है, स्मॉल से मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के लिए टैक्स बर्डन हाई है। चलिए अब इन डिसएडवांटेजेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिसएडवांटेजेस का पहला पॉइंट है सॉफ्टवेयर अपलोडिंग की कॉस्ट। जीएसटी के शुरुआत में ही आईटी सिस्टम्स को मॉडिफाई करना पड़ता है ताकि टैक्स एक्सपर्ट और आईटी टीम के बीच कोऑर्डिनेशन बना रहे। इन मैनी केसेस नए जीएसटी रूल अकोमोडेट करने के लिए ईआरपी सॉफ्टवेयर को रीडिज़ाइन करना पड़ता है। कंपनीज को उनका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ता है या तो नए सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते हैं। सॉफ्टवेयर परचेजिंग में या अपग्रेड में कॉस्टिंग बढ़ जाती है। आइए यहाँ हम देखते हैं कि जीएसटी कंप्लायंट होने का क्या मतलब होता है। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उन्हें बहुत ही तेज़ी से जीएसटी की बारीकियों को समझना होगा। इन एंटरप्राइजेज को जीएसटी इनवॉइसेस के कंप्लायंस का पालन करना होगा, डिजिटल रिकॉर्ड रखने होंगे और रिटर्न टाइम पर फाइल करने होंगे। एंटरप्राइजेज को ध्यान रखना होगा कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स जैसे कि HSN कोड्स, GSTIN, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड एटसेट्रा ये सारे इनवॉइस में इंक्लूड करें। इसलिए जीएसटी के अंडर डिटेल्स कैप्चर करते समय एंटरप्राइजेज को अलर्ट रहना होगा। जीएसटी के अंडर जो गाइडलाइंस दी गई हैं एंटरप्राइजेज को बहुत ही कॉशियस रहकर डिटेल्स कैप्चर करनी पड़ेंगी। जीएसटी का एक ये डिसएडवांटेज है कि इससे ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाएगी। आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। एज वी ऑलरेडी लर्न के जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ईआरपी सिस्टम्स और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इससे एंटरप्राइजेज और बिजनेस के ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ जाएंगे क्योंकि अब हमें जीएसटी कंप्लायंट होने के लिए टैक्स प्रोफेशनल्स को हायर करना पड़ेगा।
एंटरप्राइजेस एंड बिजनेसेस को अपने स्टाफ को ट्रेन करना पड़ेगा जीएसटी कंप्लायंट के लिए, और साथ ही इंडिविजुअल्स को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि न्यू जीएसटी सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और इस तरह फाइनली ऑपरेशनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट डिसएडवांटेज इज टू एडजस्ट इन न्यू टैक्स रेजिम। जीएसटी साल के बीच में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ और बिजनेसेस को अप्रैल, मई और जून के महीने में ओल्ड स्ट्रक्चर ही फॉलो करना था। फिर बिजनेसेस को फाइनेंशियल ईयर जो बाकी था उसमें जीएसटी फॉलो करना पड़ा। कुछ बिजनेसेस के लिए जीएसटी से एडजस्ट करना आसान नहीं था, और साथ ही ओल्ड एंड न्यू टैक्स सिस्टम साथ चलने पर मिसकंसेप्शंस और कंप्लायंस इशू काफी आए। अब हमारा नेक्स्ट डिसएडवांटेज है स्विचिंग टू ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग। बिजनेसेस को पुराने सिस्टम से काम करना, पेन और पेपर के इस्तेमाल ना करके पेमेंट और रिटर्न फाइल ऑनलाइन करना पड़ा। ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था उन एंटरप्राइजेज के लिए जो ऐसे लोकेशंस में हैं जहां रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी उतनी तेजी से काम नहीं करते। लास्टली, स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ताकि जीएसटी फाइलिंग के टाइम पर कोई भी डिटेल्स मिस ना हो। हायर टैक्स बर्डन फॉर एसएमईज। अंडर जीएसटी स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज को कुछ डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीस से ज्यादा है उन्हें एक्साइज ड्यूटी भरनी पड़ती थी। जीएसटी के साथ बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा है उन पर जीएसटी लागू होता है। बिजनेसेस जिनका टर्नओवर 75 लाख है वो कंपोजिशन स्कीम का फायदा ले सकते हैं। ये एंटरप्राइजेस 1% टैक्स ऑन टर्नओवर दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ जीएसटी। हाउएवर, अगर कोई भी बिजनेस कंपोजिशन स्कीम का ऑप्शन सेलेक्ट करता है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं कर पाएगा। इसलिए एंटरप्राइजेस के लिए कंपोजिशन स्कीम को सिलेक्ट करना डिफिकल्ट हो सकता है। हमने यहाँ तक सीखा कि जीएसटी के डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म नहीं थी और बहुत ही ज़रूरी था एक ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर लागू करना जो यूनिफॉर्मिटी लाए और कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम करे। हम अदर कंट्रीज से सीख सकते हैं जहाँ जीएसटी सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हुआ है, वो कैसे जीएसटी के डिसएडवांटेजेस से बाहर आए और कैसे उन्होंने नए स्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया। ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम जीएसटी कंप्लायंट बने क्योंकि गवर्नमेंट काफ़ी ट्राई कर रही है कैसे ओल्ड स्ट्रक्चर से नए स्ट्रक्चर की जर्नी आसान हो। एंड वी नो दैट चेंज इज़ नेवर स्मूथ। कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही, बट हमें इन प्रॉब्लम से बाहर आकर इन नए टैक्स स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आइए देखते हैं हमने अब तक क्या सीखा। द करेक्ट ऑप्शंस आर ए, बी एंड सी। The valid reasons that increase the cost for the software purchase or upgrade with the introduction of GST are need of coordination between the tax expert and IT team, need of redesigning the ERP software to accommodate the new GST rules, and need of upgrading the accounting software or purchases a new software. All these are the valid reasons that increases the cost for the software purchase or upgrade with the introduction of GST. The correct option is D. GST was launched in year 2017, but in April, May and June of 2017, the same old tax structure was followed. The correct options are B, C and D. The enterprises have to ensure that mandatory details such as HSN codes, GSTIN, place of supply and so on are included in the invoice. The enterprises need to be compliant with GST invoice and should keep digital records. Small and medium enterprises not registered for GST have to swiftly grasp the integrities of GST. All these statements are true. इस चैप्टर में बस इतना ही। Thank you for your time. Now we will meet again in the next session. वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी ने न सिर्फ देश को कई करों के मकड़जाल से मुक्त कर एक देश एक कर की बेहद शानदार सौगात दी, बल्कि देश के युवाओं के लिए भी रोजगार की अपार संभावनाएं पैदा कर दी है। कारोबारी लेनदेन में जीएसटी नियमों का पालन करते हुए लेखा जोखा बनाना और जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना ये एक ऐसा काम है जिसके लिए हर छोटे बड़े शहर या कस्बों में आज प्रशिक्षित यानी ट्रेंड लोगों की सख्त जरूरत है। जिन लोगों ने पहले ही जीएसटी की ट्रेनिंग लेकर इसकी बारीकियों को समझ लिया वो इस वक्त बहुत अच्छा स्वरोजगार या नौकरी कर रहे हैं, लेकिन अब भी इसमें संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा हुनर सीख लें जिसकी डिमांड जिंदगी में कभी खत्म ना हो, तो आपके लिए है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी का ये कोर्स।
अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको वो सभी बारीकियां सीखने समझने का मौका मिलेगा जो आपको एक बेहतरीन जीएसटी एक्सपर्ट बना सकता है। इस कोर्स में आप सीखेंगे जीएसटी टैक्स देनदारी का हिसाब आप कैसे करें, जीएसटी रिटर्न्स की फाइलिंग कैसे करें और कैसे सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करें ताकि ऑडिट में परेशानी न हो। आप सीखेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म कैसे भरें और कैसे जीएसटी नंबर हासिल करें, जीएसटी टैक्स देनदारी का भुगतान ऑनलाइन कैसे करें, यह भी इस कोर्स में आपको सिखाया जाएगा। विभाग द्वारा तय प्रारूप में जीएसटी रिटर्न कैसे भरें, उसका विवरण कैसे लिखें। इस कोर्स को पूरा करने के बाद आप अच्छी तरह जीएसटी का मासिक और सालाना रिटर्न भरना सीख जाएंगे और फिर इस क्षेत्र में रोजगार कर सकेंगे।